हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यूपीएससी 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रिक्स एंड लॉजिकल गेसिंग। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2018 के पेपर को, 2020 और 2021 के पेपर को सॉल्व करके आपको बताया था कि आप बेसिकली जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा होगा तो आपका बेसिकली उस टाइम पे क्या लॉजिक होना चाहिए, आप कैसे ट्रिक्स को यूज़ करेंगे और सही आंसर तक आप बेसिकली सही आंसर को डिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले उस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर यूपीएससी के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आ रहा है तो ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी ने दिया वो राइट होंगे। मतलब ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जिसमें ऑल ऑफ दी अबव होने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, या फिर जितना भी स्टेटमेंट्स यूपीएससी दे रहा है 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है, ऐसा कितना क्वेश्चन होगा? तो हार्डली 8 या 9 क्वेश्चन होगा। मतलब 100 क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आ रहा है तो 8 या 9 ऐसा क्वेश्चन है, या मैक्सिमम 10 ले लीजिए, जिसमें ऑल ऑफ दी अबव मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है। ठीक है, वो भी आप देखेंगे जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, वहां पे ऑल ऑफ दी अबव का होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। इसका मतलब 90 क्वेश्चन जो यूपीएससी में आ रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि यूपीएससी में जो 90 क्वेश्चन आ रहा है बाकी के, वो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, और यूपीएससी में स्टेटमेंट्स अगर ऐसे आ रहा है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 1 2 एंड 3, तो बैक ऑफ द माइंड में आपका ये कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। ठीक है, कि 1 2 एंड 3 तो कभी आंसर नहीं होगा। रीजन बीइंग कि कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जनरली मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर ये क्या कहते हैं, जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को हटा करके अगर कुछ क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो आप देखेंगे कि उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख करके चलिएगा। इसको हम लोग अभी पेपर में देखेंगे कि किस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज और आर द डिफरेंस या फिर डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा होता तो मैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहा होता। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी ने यहाँ पे दिया है कि जागीरदार जो थे वे आर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। ठीक है, वेयर जमींदार जो थे वे आर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। एक ही स्टेटमेंट में एक तो दो फैक्ट यूपीएससी ने दिया है। एक तो जागीरदार के बारे में यूपीएससी ने बताया, साथ ही साथ जमींदार के बारे में यूपीएससी ने बताया। यूपीएससी का आदत भी होता है कि स्टेटमेंट्स को स्वाइप करने का, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जमींदार का ये राइट होगा, यूपीएससी उसे जागीरदार बना देगा। यहाँ पे जागीरदार का राइट होगा, यूपीएससी उसे जमींदार बना देगा। बहुत समय से यूपीएससी ये करते आ रहा है। ये स्वैप करने का यूपीएससी का बहुत पुराना आदत है। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टेटमेंट इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसके अंदर कितने सारे फैक्ट्स है। एक तो जागीरदार के बारे में पूछ रहा है कि वो होल्डर्स थे लैंड असाइनमेंट के इन लिeu ऑफ, एक तो यार जुडिशियल पावर, जुडिशियल ड्यूटीज के थे कि नहीं। दूसरा बोला है पुलिस ड्यूटीज भी साथ में दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ दूसरा यूपीएससी ने पूछा है कि जमींदार वे होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन, ठीक है, टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। एक तो एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, कि रेवेन्यू कलेक्शन को छोड़ के कोई और दूसरा ड्यूटी था ही नहीं उनका। ठीक है, परफॉर्म करने का बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। मुझे नहीं भी आता तो भी मैं पहला स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क करता, क्योंकि दो दो फैक्ट दिए हुए हैं, ऊपर से स्वैपिंग का है, एक ही स्टेटमेंट में 2 3 ट्रिक लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वे हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वे नॉट हेरिडेटरी। अगेन दो फैक्ट, एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट। अब मुझे नहीं भी आ रहा होता, अगर मुझे नहीं भी पता है जागीरदार और जमींदार के बारे में, तो मैं इसका आंसर नीदर 1 और 2 मार्क करता और आंसर राइट मिलता, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो जागीरदार होते हैं ना, अगर आपने पढ़ा होगा ऐसे जागीरदार और जमींदारी सिस्टम, तो आपने पढ़ा होगा। परमानेंट सेटलमेंट ये सब पढ़े होंगे आपने, रिवतवाड़ी सेटलमेंट, ये सब ऐसे भी वो सब जो सेगमेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हर 2 3 साल में एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है उस एरिया से। तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये जमींदार होते हैं। ये जमींदार जो है होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। और जागीरदार जो थे वो बेसिकली होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट थे इन लिeu ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो मिलिट्री ड्यूटीज जो थे वो बेसिकली जागीरदार देखते थे। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा कि जो जमींदार जो हुआ करते थे उस टाइम पे उनके पास में पुलिस और जुडिशियल ड्यूटीज हुआ करता था। ठीक है, तो जागीरदार का मिलिट्री ड्यूटीज होता है और जमींदार का ये आपका पुलिस और जुडिशियल ड्यूटीज होता है। और ये जो दिया है ना कि जमींदार वे होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। दूसरा, यूपीएससी ने पूछा था कि लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वे हेरिडेटरी
एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वे नॉट हेरिडेटरी। तो ये भी गलत है, जागीरदार को जो लैंड असाइन किया जाता था वो हेरिडेटरी, ये गलत है, ये जमींदार होगा। तो जो जमींदार को लैंड असाइन किया जाता था वो बेसिकली हेरिडेटरी होता था, और रेवेन्यू राइट जो था जमींदार का वो भी हेरिडेटरी होता था। तो ऐसा नहीं है कि वो हेरिडेटरी नहीं होता था। यूपीएससी ने यहाँ पे जागीरदार जमींदार होगा, यूपीएससी ने उसे जागीरदार कर दिया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे लैंड असाइनमेंट टू जमींदार जो है हेरिडेटरी होता है, और रेवेन्यू राइट जो थे जमींदार के वो भी हेरिडेटरी होते हैं। तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी ने ये पूछा था कि विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसमें दिया है कि द सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट, नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स, ठीक है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया ये बात कि नेगेटिव स्टेटमेंट यूपीएससी में रॉन्ग होता है, ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा। तो ये सीलिंग लॉज, जो सीलिंग लॉज क्या होता है बेसिकली, कि मैक्सिमम कितना लैंड एक इंसान होल्ड करके रख सकता है। तो ये फैमिली होल्डिंग्स पे भी एप्लीकेबल था और इंडिविजुअल होल्डिंग्स पे भी एप्लीकेबल था। ये एक इंडिविजुअल कितना लैंड अपने पास में होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, उसका क्या लिमिट दिया गया था, और एक फैमिली अगर है तो वो फैमिली का क्या लिमिट है, ठीक है। तो दोनों के बारे में बात की गई थी। तो ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, फैमिली के बारे में। पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि फैक्ट को चेंज करना ये आदत है यूपीएससी का। तो ये पहला स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका आंसर तो बी है, फिर भी हम लोग सी और डी एक बार देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसमें यूपीएससी ने पूछा था थर्ड की इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। पढ़ के ही लग रहा होगा कि कैश क्रॉप्स, यार कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण ये चीज हुआ था कि कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स जो है वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन में रिजल्ट हो गया। इट वॉज ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स के कारण नहीं। आज लैंड रिफॉर्म्स के कारण आपको बस जमीन मिल रही है, ठीक है। कैश क्रॉप्स उगाने के लिए बस लैंड मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स भी लगते हैं, तब जाकर के कैश क्रॉप एक फार्मर बेसिकली कल्टीवेट कर सकता है। बस लैंड मिलने के बेसिस पे ऐसा नहीं होता है कि प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन आप बना लेंगे कैश क्रॉप को। तो सी आप सोच करके कैश क्रॉप जो है सोचते ही दिमाग में आना चाहिए था ये पॉइंट, ठीक है। तो सी को भी आप एलिमिनेट करेंगे, सी भी आंसर नहीं है। अगर डी पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन, अगेन एक्सट्रीम में जा रहा है बेसिकली, नो एग्जेम्पशन एक नेगेटिव है प्लस एक्सट्रीम भी है, कि कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं दिया होगा टू द सीलिंग लिमिट। कुछ कुछ है ना, बंजर जमीन के बारे में सोचिए, अगर जमीन बंजर है तो क्या उसमें कुछ बेसिकली एग्जेम्पशन नहीं मिला होगा। तो वही बात है कि कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर में सीलिंग लिमिट्स जो है वो एग्जेम्पशंस था। मान लीजिए अगर बैरन लैंड है, गार्डन लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, तो ये सब में लैंड रिफॉर्म्स जो है वो कुछ कुछ एग्जेम्पशन दे करके रखा था, ठीक है। टी और कॉफी प्लांटेशन के केस में दिया हुआ था। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। तो इसका आंसर है द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। पढ़ के भी लग रहा होगा कि यार जिनके पास में लैंड नहीं है उन्हें लैंड देने के पर्पज से ही तो लैंड रिफॉर्म आया हुआ होगा। आपने पढ़ा भी होगा विनोबा भावे ये सब के बारे में, उनका भूदान मूवमेंट ये सब, ठीक है। तो इसीलिए वो बेसिकली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बट हम लोग मेंस के लिए रखते हैं कि मेंस के टाइम पे पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, इसीलिए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बात पता होना चाहिए। कम से कम नहीं भी हो तो मेंस का जितना इकोनॉमिक्स और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस है ना वो आपका इसीलिए प्रीलिम्स तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है उसे कौन पब्लिश करता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा, ये इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ये ऐसे भी यूपीएससी इंडेक्स के ऊपर में हर साल क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी साल का पेपर निकालिए, एक क्वेश्चन आपको इंडेक्स के ऊपर में पूछने हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूपीएससी का आदत भी है, इंडेक्स में दो ही चीज़ पढ़ने का होता है, रैंकिंग्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, और कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट फैक्ट है, और फैक्ट अगर यूपीएससी में आएगा तो रॉन्ग आएगा। ये मान करके ही चलना है कि 99.9% ले लीजिए कि फैक्ट यूपीएससी में रॉन्ग आएगा। तो यूपीएससी एक सिंगल स्टेटमेंट में ही पूछता है ये बेसिकली कि ये रिपोर्ट है, इसे कौन पब्लिश करता है। या तो यूपीएससी जो 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, वो जो 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं उसके सब इंडेक्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है, उस इंडेक्स का बेसिकली पैरामीटर्स क्या है, किस किस पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग उस इंडेक्स को बनाते हैं, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें यही था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसे खत्म कर दिया जाता है, बट दो चीज़ें अलाउ की जाती है कि
टी ट्रेड कर सकते हैं और चाइना के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे अभी मोनोपोली रहेगा, तो पता होगा। दूसरा स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा था कि इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है, इसमें आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम में ये दिया गया है, ठीक है। लक्ष्मीकांत भी अगर आपने पढ़ा तो लक्ष्मीकांत में भी ये दिया गया है, वो बेसिकली आपका जो पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसमें तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट राइट है। इजी क्वेश्चन था ये बेसिकली, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ऐसे भी जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट हैं, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, 1919 का, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सब, वो सारे एरिया को आप छोड़ नहीं सकते। हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, तो इस एरिया को आप कोई हालत में नहीं छोड़ सकते, बात पता होना चाहिए। फिर ये यूपीएससी ने पूछा था कि जो रेवेन्यूज है इंडिया का, वे आर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब मान लीजिए मुझे नहीं आता ये पढ़ के भी आप थर्ड स्टेटमेंट आपको लगेगा कि जो रेवेन्यूज थे इंडिया के, वे आर नाउ कंट्रोल, ये नाउ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, वे आर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो थोड़ा लगेगा कि नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जनरली ये थर्ड स्टेटमेंट ना पिट्स आपने वो पढ़ा होगा, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, तो उसके अंदर ये दिया गया था कि जो रेवेन्यूज थे इंडिया के, वो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली कंट्रोल करेगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ से 1 2 एंड 3 जाता, 1 3 जाता, 2 एंड 3 जाता, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता 1 एंड 2 ओनली। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। जैसे आपने और भी इसमें पॉइंट्स पढ़ा होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात भी गई थी एजुकेशन के लिए, ठीक है, कि एजुकेशन में हम लोग 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में भी आपको पता होगा, इस एक्ट में कहा गया था, ये जो बेसिकली सोवरेनिटी हुआ था ब्रिटिश क्राउन का ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, उसके बाद में फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन दे दिया जाता है कि इंडिया में जाकर के स्प्रेड कर सकते हैं अपने टीचिंग्स को। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। और ये जो रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वाला पॉइंट है, ये पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में दिया गया था, तो थर्ड इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। और नाउ कंट्रोल क्या होता है पढ़ के भी आपको लग रहा होगा, तो वो सोच करके भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिजन्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। बहुत बेसिक जनरल स्टेटमेंट है, और मैंने आपको बताया था कि वाइब पहचानना होता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, कंट्रीब्यूट किया भी गया होगा टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिजन्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ऐसे भी अगर आप ढंग से अगर आपने पास्ट पेपर इवेलुएट किया है तो आपको पता होगा कि 1900 के बाद का जो पीरियड होता है 1905, ये जो बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उस साइड से यूपीएससी ना थोड़ा 1 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, अक्सर इन कंपैरिजन टू अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब पढ़ने के मुकाबले, आप अगर देखेंगे कि इस सेगमेंट से, स्वदेशी मूवमेंट वाले सेगमेंट से यूपीएससी फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर ये दूसरा आया था कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वॉज इस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, आपने पढ़ा होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में बेसिकली इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और इट वॉज इस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट राइट है इसका। इजी क्वेश्चन था इस स्वदेशी मूवमेंट का, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 इसमें। और दोनों पढ़ने के बाद ही आपको लग रहा होगा कि बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है दोनों, ठीक है, कुछ अलग से आप मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और एग्जैक्टली फैक्ट्स भी नहीं है कि कोई फैक्ट है तो आप उसे पिक करके आप उसे रॉन्ग मार्क करेंगे, ठीक है। फैक्ट्स रहता तो हम लोग उसे एलिमिनेट कर दिए होते, बट यहाँ पे कोई फैक्ट ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो जनरल स्टेटमेंट्स है, आंख बंद करके मार्क करना है, बोथ 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ यूपीएससी ने पूछा था कि ये आपका ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है उसके लीडर कौन थे, तो उसके लीडर महात्मा गांधी थे। पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम में ये तीनों दिया हुआ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं कोई भी हालत में। फिर ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, तो ये इसके भी लीडर स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इसके लीडर ईवी रामास्वामी नायकर थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों राइट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3। ईवी रामास्वामी नायकर, ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। तो तीनों राइट है इसका। और जितने भी वो स्पेक्ट्रम में आप पढ़ेंगे ना, और भी मूवमेंट्स है, जैसे रावीपुरम मूवमेंट हो गया, अगले बार टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये सब हो गया, तो वो पूरा पोर्शन कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूपीएससी का, तो ये सब टॉपिक्स आप छोड़ नहीं सकते एग्जाम के पहले। और ठीक है, एग्जाम के 2 3 दिन पहले रिवीजन करना भी जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स हैं, तो एग्जाम प्रीलिम्स आते आते फिर भूलने लगते हैं हम लोग फैक्ट्स को, तो इसीलिए। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट, ठीक है, ये चानुंदारो, कोटदीजी, सहुगुरा और देसलपुर।
अब इस तरह के क्वेश्चन को ना स्किप करने में ही फायदा होता है। अब एग्जैक्टली कोड डीजी के बारे में आपने फिर भी पढ़ा होगा, ठीक है, चानुन दारू के बारे में भी पढ़ा हुआ रहता है, ये सौगुरा और देसलपुर में ही कंफ्यूजन हुआ होगा, तो सी और डी में से कोई एक आपने मार्क किया होगा एग्जाम में, ठीक है। ये इतना तक बेसिकली इसे डिड्यूस किया जा सकता था। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, बट इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अगर ढंग से देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यूपीएससी ने पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इज रन्यू अशोका जो किंग अशोका है मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। अगर इसका ऑप्शन आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे सौगुरा, ठीक है, फिर आपका ये सांची है, कंगनहल्ली, और यहाँ पे है शाहबाज शाहबाज गारही, ठीक है, जो भी है ये चीज। अगर आप चारों ऑप्शंस अच्छे से देखेंगे तो इसमें आप डी में देखेंगे शवगुरा, ठीक है। और क्वेश्चन 7 जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन 7 में यहाँ पे दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट शवगुरा, ठीक है। इसका मतलब दोनों में से एक में शवगुरा पक्का है। अगर आपको दोनों का आंसर नहीं पता है तो दोनों में से किसी एक, दोनों में अगर आप शवगुरा मार्क कर देते तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन राइट हो जाता है, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और नेट आपका पॉजिटिव स्कोर मिलता है, आपको कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी का पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके के और भी जगह पे क्वेश्चन मिलेगा। ये सेम पेपर में एक और जगह पे मैं दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी पेपर में सेम ट्रिक आपको एक और जगह देखने को मिलेगा, वो मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बौद्धिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो महायान बुद्धिज्म का क्या फीचर है? तो अगर आपने महायान बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महायान वाले बोलते थे कि हम लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग मूर्ति पूजा करेंगे, इमेज वर्शिप करेंगे, ठीक है। बौद्धिसत्व के कॉन्सेप्ट पे वो बिलीव करते थे। हीनयान वाले बोलते थे कि बुद्धा इज हीन, ठीक है, तो हम लोग बुक्स की पूजा करेंगे बट हम लोग इमेज वर्शिप नहीं करेंगे। तो ये महायान हीनयान का बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। जितने भी अलग अलग स्कूल्स है बुद्धिज्म के, जैसे थेरावाद हो गया, वज्रयान हो गया, जेन हो गया, महायान, हीनयान हो गया, तो ये सारे स्कूल्स को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी हर साल बुद्धिज्म के ऊपर में तो एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल यूपीएससी ने बुद्धिज्म के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा है। बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो जितना डिटेल में पढ़ सके तो पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपको पढ़ाई करना होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से। तो महायान बुद्धिज्म में डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट आएगा तो थर्ड भी आएगा। डेफिकेशन मतलब क्या, मतलब बेसिकली वही कि हम लोग इमेज वर्शिप करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो 1 आएगा तो थर्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 तो होगा ही होगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तो 1 और 3 बस डी एक ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इतना भी दिमाग लगाते कि अब पता है कि नहीं है आपको कि ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बौद्धिसत्व तो होता है कि नहीं होता है, बट अगर आपको इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाते कि पहला स्टेटमेंट आएगा तो थर्ड भी आएगा, ये सोच करके एक ही ऑप्शन था जिसमें 1 और 3 सारे के सारे मेंशंस थे, तो वो था आपका डी ऑप्शन। तो इसीलिए इसका आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाता। भले आपको एग्जाम में आए चाहे नहीं है, क्वेश्चन आपका राइट हो गया होता, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें भी ट्रिक लगेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने का नहीं होता है, ठीक है। ऑन स्पॉट एग्जाम ये क्वेश्चन मार्क करते हो और आपका राइट होता। अब पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, इट वाज कंसीडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। बहुत जनरल वाइब आएगा पढ़ करके, बहुत बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव वाइब आएगा, लगेगा कि हाँ यार बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला, इसका आंसर पहला ही है, बट फिर भी आप BCD पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा वहां पे फैक्ट से तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। यूपीएससी ने पूछा था इट वाज टोटली एब्सेंट, एक्सट्रीम बना दिया टोटली डाल करके, और एक्सट्रीम वर्ड यूपीएससी में रॉन्ग होता है। टोटली, स्ट्रिक्टली, ड्रास्टिकली, ऑटोमेटिकली, मैंडेटरी, तो ये सब चीजें जो वर्ड्स होती है जो एक्सट्रीम बनाती है बेसिकली स्टेटमेंट्स को, वो यूपीएससी में रॉन्ग होता है। तो टोटली एब्सेंट, वो भी मध्य प्रदेश, मतलब फैक्ट दे दिया कि टोटली दे दिया यूपीएससी ने, फिर मध्य प्रदेश डाल दिया, मध्य प्रदेश के बदले आंध्र प्रदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फैक्ट को चेंज करना बहुत आसान होता है एग्जामिनर के लिए। फिर काठियावाड़ रीजन ऑफ दी, वो भी गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। कहने का मतलब देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट में 3, 4, 5 फैक्ट दिए हैं, तो वो स्टेटमेंट कभी जिंदगी में राइट नहीं होने वाला है, इतना मान करके चलना है। तो बी को एलिमिनेट करते सबसे पहले आप। सी अगर आप देखते हैं तब फोर्स्ड लेबरर वाज इंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, यार वीकली की जगह मंथली हो सकता है, नो वेजेस हो सकता है, ठीक है। या फिर ये क्या कहते हैं, फिर आपको लगेगा भी कि यार वेजेस, वीकली वेजेस देने की बात कही जा रही है, ठीक है। थोड़ा लगेगा भी कि अभी तक वेजेस वीकली मिल नहीं रहा है, तो उस टाइम पे कहाँ पे वीकली वेजेस की बात की जा रही होगी, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बेसिकली देखा जाए तो ये पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि वीकली को चेंज करना बहुत आसान है, मंथली किया जा सकता है, ईयरली किया जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड भी आपका रॉन्ग है क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट है।
फोर्थ अगर आप पढ़ेंगे, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स्ट लेबर, एल्डेस्ट के बदले यंगर हो सकता है, ठीक है, या फिर एल्डेस्ट यंगर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसको भी चेंज करना आसान है, डी स्टेटमेंट को भी चेंज करना आसान है, बट ये चारों अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको पढ़ने के बाद आपको जनरल स्टेटमेंट वाला वाइब आएगा, जिसको चेंज करने में कुछ बेसिकली एग्जामिनर को मतलब आप देखेंगे कि प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, बहुत जनरल स्टेटमेंट आएगा, आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो विष्टी क्या होता है, एक तरीका का टैक्स होता है जो लोग देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना एल्डेस्ट सन, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एल्डेस्ट हो या फिर यंगर हो, कोई भी सन को भेजा जा सकता था लेबरर के रूप में, मतलब फोर्स लेबर करने के लिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, कहने का मतलब है। अगर 10 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब फिर आप ट्रिक्स ढंग से नहीं लगा रहे हैं, तो ट्रिक सीखना जरूरी हो जाता है उस केस में। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि एक 11 क्वेश्चन आते, एक सेकेंड, कि ये बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, मान लीजिए आपको नहीं आता है क्वेश्चन, फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर डी विजयनगर है। रीजन भी यूपीएससी में विजयनगर, अगर आपने एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया होगा तो कुछ कुछ एरियाज है जिसके ऊपर यूपीएससी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत अशोका वाला पीरियड हो गया, गुप्ता एम्पायर वाला जो पीरियड हो गया, तो ये सब के ऊपर में हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक हो गया, पेंटिंग्स वाला जो टॉपिक हो गया, तो ये सब एरिया आप छोड़ नहीं सकते हैं। 5 7 10 टॉपिक्स होते हैं जो एशियन मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने का होता है, पूरा पढ़ने का भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फिर इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है आर्ट एंड कल्चर और एशियन मेडाइवल का। तो ये जो कल्याण मंडपा जो है, ठीक है, नोटेबल फीचर किसका था, अगर आपको नहीं भी पता होता, अगर आपको इतना भी पता होता कि यूपीएससी इंटरेस्टेड है विजयनगर के ऊपर में क्वेश्चन पूछने के लिए, डायरेक्टली डी मार्क करते विजयनगर, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता। हर 2 साल या फिर हर साल ही आजकल विजयनगर के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 19 20 21 के पेपर में तो हर साल ही यूपीएससी ने विजयनगर के ऊपर में कुछ क्वेश्चन पूछा। तो कल्याण मंडपा एक नोटेबल फीचर हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। जैसे अगली बार यूपीएससी ये पूछ सकता है राय गोपुरम के बारे में कि वो नोटेबल फीचर किसका है, राय गोपुरम, जिसको राय गेटवेज भी कहते हैं, तो वो भी आपका विजयनगर एम्पायर का है। विरूपक्ष टेम्पल हो गया, हजारामा टेम्पल हो गया, तो ये सब टॉपिक्स को आप बेसिकली छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो इसका आंसर विजयनगर होगा। इजी क्वेश्चन था, कल्याण मंडपा का ऐसे भी आता है, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। अगले बार यूपीएससी ये पूछ लेगा कि हॉर्सेस का जिक्र विजयनगर में होता था कि नहीं, ठीक है, कि हॉर्सेस बहुत कॉमन एनिमल था विजयनगर में, तो ये बात सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि विजयनगर पीरियड में आप जितने भी मॉन्यूमेंट्स या फिर आर्किटेक्चर ये सब अगर कुछ देखेंगे, टेम्पल्स वेम्पल्स देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हॉर्सेस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, हॉर्सेस इमेजेस बहुत यूज किए जाते थे, तो बहुत कॉमन एनिमल था विजयनगर एम्पायर में, ये बात पता होना चाहिए। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो इंचार्ज हुआ करते थे रेवेन्यू कलेक्शन का, दे वर नोन एज आमिल। दूसरा यूपीएससी ने पूछा था कि जो इक्ता सिस्टम था सुल्तान ऑफ दिल्ली का, वो एक एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था। और तीसरा, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद में सबसे पहला स्टेटमेंट किसको आप एलिमिनेट करेंगे? तो अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा में है जहां पे एक डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है कि खलजी सुल्तान वो भी दिल्ली के, एक स्टेटमेंट में 2, ठीक है, कि खलजी सुल्तान दिल्ली के और ऑफिस ऑफ मीर बख्शी उनके पीरियड में आया था। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेट करता थर्ड को, तो जैसे ही थर्ड जाता है आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। अगर आप बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऐसे अगर आप जितना भी टर्म्स है, मैंने आपको ऐसे भी कहा है कि टर्म्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूपीएससी ने हुंडी के बारे में पूछा, बनियान के बारे में पूछा, ठीक है, यूपीएससी ने आमिल के बारे में पूछ लिया, ठीक है, यूपीएससी ने पारामितास के बारे में पूछा था। तो अगर आप जब भी एंशिएंट मेडाइवल पढ़ रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट टर्म्स का एक लिस्ट बना लीजिए और उसे पढ़िए, तो उसको पढ़ने के बाद में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता। जैसे आमिल दिया हुआ भी है एनसीईआरटी में, तो अगर आपने आमिल के बारे में पढ़ा होता इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लिए होते। ये पहला स्टेटमेंट राइट है कि दिल्ली सल्तनत में जो रेवेन्यू कलेक्शन के बेसिकली इंचार्ज हुआ करते थे, दे वर नोन एज आमिल्स, ये पहला स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, ये जो एकता सिस्टम है सुल्तान ऑफ दिल्ली का, वो एक एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था। पढ़ के भी लगेगा कि यार एकता सिस्टम जो है वो भी सुल्तान ऑफ दिल्ली का, वो एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है, कि इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है। थोड़ा पढ़ करके आपको थोड़ा वाइब मैच नहीं करेगा, ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा कि यार इस स्टेटमेंट को पढ़ के पॉजिटिव वाइब आ रहा है कि नेगेटिव वाइब आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो आपको बेसिकली वाइब पहचानना है कि उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये फैक्ट वाला आप एलिमिनेट करते, तो थर्ड आप जैसे एलिमिनेट करते तो आपके पास में 2 ऑप्शन बचता,
या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों में से एक गेस वर्क था, अगर आप इसे एलिमिनेट कर पाते तो अच्छी बात है, आप मार्क कर देते कि इसका आंसर वन ओनली है, वरना बी भी बहुत लोगों ने मार्क किया, तो ठीक है। अब इतना इतना अगर आप डिड्यूस कर पा रहे हैं इसका मतलब ठीक है, आपने मोटा मोटी ठीक ट्रिक सीख लिया, ऐसी कोई बात नहीं है करने की। तो ये जो इक्ता सिस्टम था ना सुल्तान ऑफ दिल्ली का, ये बेसिकली सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया का कॉन्सेप्ट है, तो ये इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बात पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको लगेगा भी यार इंडिजिनस यूपीएससी डाल रहा है, एक्सट्रीम बनाने के लिए ही डाल रहा होगा, ऐसा आपको थोड़ा फीलिंग आ भी जाएगा। और यूपीएससी का आदत भी है, दो तीन जगह पे और भी आप देखेंगे कि जहाँ पे इंडिजिनस यूपीएससी डालता है ना, वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है। तो ये बात जब भी आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रख करके चलिएगा कि यूपीएससी के पास में जब स्टेटमेंट्स बनाने का ये क्या कहते हैं पॉइंट्स नहीं बचता है, तो वो इंडिजिनस ये सब डाल देता है, ठीक है, पता होना चाहिए। फिर ये 13 यूपीएससी ने पूछा था कि ये जो सेंट निम्बार्का है वो कॉन्टेम्प्रेरी थे अकबर के, ये भी एक चीज यूपीएससी का ट्रिक है, कॉन्टेम्प्रेरी नहीं होता, जबरदस्ती यूपीएससी कॉन्टेम्प्रेरी बना देता है। मतलब कहीं पे भी अगर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड देख लिए आंख बंद करके मार्क कीजिएगा कि वो स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी का आदत है कंटेम्प्रेरी नहीं होगा, जबरदस्ती कंटेम्प्रेरी बनाता है और वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। दूसरा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, फिर जबरदस्ती बना देगा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, एक्सट्रीम बना देता है, कंटेम्प्रेरी एक्सट्रीम वर्ड, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एक्सट्रीम वर्ड, तो पता होना चाहिए, ये यूपीएससी का आदत है, ठीक है। तो सेंट कबीर जो है ग्रेटली, ये कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे कि कंटेम्प्रेरी वर्ड जो है यूपीएससी में वो रॉन्ग होता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ग्रेटली ये, ग्रेटली वो, ये सब यूपीएससी में गलत होता है, ये बात पता होना चाहिए। ये सेम ट्रिक करीबन 5-7 क्वेश्चन में लग चुका है ऑलरेडी यूपीएससी का। हर बार यूपीएससी कंटेम्प्रेरी का एक क्वेश्चन देगा एक साल में, और वो हर बार 2 नंबर का फ्री नंबर आता है और लोगों को दे करके जाता है, कहने का ये मतलब है। तो ये जो सेंट निम्बरका थे ये बेसिकली आपका वैष्णविज्म भक्ति को प्रमोट करते थे, और कबीर के बारे में आपको पता ही होगा, सेंट कबीर जो थे वो आपके निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे, और कबीर जी जो थे वो बेसिकली वो रामानंद के डिसाइपल थे, तो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस रामानंद से थे। ये शेख अहमद सिरिंदी यूपीएससी ने जबरदस्ती डाला था इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये पता होना चाहिए था। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गांधी जी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ठीक है गांधी जी इंस्ट्रूमेंटल थे आपका इंडेंचर्ड लेबर के एबोलिशन में, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के पॉजिटिव वाइब आ रहा है, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इज ए राइट स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बताया था तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स राइट नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा ही होगा, तो आप पहले डी को एलिमिनेट करते। आपको पढ़ते के साथ ही आपका बैक ऑफ द माइंड में ये चीज आना चाहिए, ठीक है, कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स तो राइट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होना चाहिए, ठीक है। तो डी को आप एलिमिनेट करते हैं, आंसर या तो ए होता है, तो बी होता है, तो सी होता है, ठीक है। अब बी और सी में हम लोग देखेंगे कि इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा ये बहुत जनरल पॉइंट है, आपको पता ही होगा वर्ल्ड वॉर 1 ये सब के टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, कि बेसिकली सपोर्ट किया था जो रिजोल्यूशन था ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, बहुत जनरल पॉइंट है, पता ही होता है, ठीक है। तो 2 को जैसे ही आप यहाँ से एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, डी जाता, सी जाता, ए जाता, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता 1 and 3 ओनली। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, मतलब अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, चाहे कोई भी, अगर आपने एक नॉर्मल एनसीईआरटी भी पढ़ी होती ना, एनसीईआरटी में भी ये बात दिया गया था, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था रिजोल्यूशन, और नॉर्मली सबको पता भी रहता है ये फैक्ट, जो हिस्ट्री जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उन्हें भी ये फैक्ट पता रहता है, कहने का ये मतलब है। तो 2 जो है वो आप काटते डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता 1 and 3 ओनली, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स, ये भी स्पेक्ट्रम में दिया गया कि आईएनसी को बेसिकली इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सर तेज बहादुर सापरू वो प्रेसिडेंट थे एआईएलएफ के, ये राइट स्टेटमेंट है, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से यूज करके है। केसी नियोगी जो है वो मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, प्लस नहीं भी पढ़ा है तो मेंबर थे, तो ठीक है होंगे, एक थोड़ा फीलिंग आ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट ये सब दे दिया होता तो थोड़ा डाउट होने का फिर भी चांसेस था, बट मेंबर है तो लग रहा होगा। ये तीनों में अगर मैं देखूं ना, सबसे ज्यादा आपको अगर कोई जनरल वाइब आएगा स्टेटमेंट पढ़ के, वो आपका केसी नियोगी के साथ में आएगा कि वो मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, तो 2 तो आंसर में होगा ही होगा। तो ये सोच करके मैं सी को हटाता, ए को हटाता, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। 1 and 2 और 1, 2 and 3 ये दोनों में से एक होगा, मतलब 1 तो राइट है, तेज बहादुर सापरू ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एआईएलएफ, ये आपने पढ़ा भी होगा। और केसी नियोगी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन अभी हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, जिसके चेयरमैन एनके सिंह है। तो जो आपके केसी नियोगी थे ये
फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के बेसिकली चेयरमैन थे। और पीसी जोशी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, आंख बंद करके मार्क करते हैं डी, और 1 2 एंड 3, और यही आपका आंसर होता। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, रीजन बीइंग कि ये अगर आपने स्पेक्ट्रम ये सब पढ़ा होता एग्जाम के पहले, बेसिकली 1 2 दिन पहले अगर आपने रिवाइज किया होता, तो ये स्टेटमेंट आपका, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली राइट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और लेंथ बढ़ा करके वीडियो का फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में डील करेंगे, बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको बेसिकली किस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली ट्रिक्स भी समझ में नहीं आ रहा तो उसे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस बेसिकली वो ट्रिक्स को आपको आने वाले वीडियोस में कवर करवा दूँ। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियोस में मिलते हैं। पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।